बॉलीवुड गोल्डन एरा प्रेजेंटिंग साइको। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक किलर होता है और वो किलर ने एक लड़की को किडनैप करके लाया होता है और वो उस लड़की को तेज नाइफ से काटने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की ना ही डरी हुई है और ना ही रो रही है। ये देखकर किलर उससे भी बड़े चाकू से उसे काटने का सोचता है। इतने बड़े चाकू को देख के लड़की हंसने लगती है। ये देखकर किलर उसे गुस्से में पूछता है, क्यों हंस रही हो? वो लड़की किलर से कहती है कि तुम मुझे नहीं मार क्योंकि सकते। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे तुमसे बचा लेगा। इस लड़की का नाम दामिनी है जो स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड के आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उसी टाइम एक किलर वहां आकर दामिनी के चेहरे पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन दामिनी के पूरी तरह बेहोश होने से पहले वो मुस्कुराती है क्योंकि उसने अपने ब्लाइंड बॉयफ्रेंड को उसी स्टेशन पर आते देख लिया था। लेकिन किलर जब देखता है कि वो बंदा अंधा है तो वो चुपके से दामिनी को उठाकर वहाँ से ले जाता है, जिससे गौतम को थोड़ा शक होता है और वो दामिनी को आवाज़ देता है। ऐसा ही थोड़ा इधर उधर ढूंढने पर उसे दामिनी की रिंग मिल जाती है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड दामिनी किसी मुसीबत में। अब आगे क्या होता है चले जानते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत एक सुनसान जगह से होती है जहाँ एक साइको किलर एक लड़की को बिस्तर पर लेटाकर उसके हाथ पैर बांधकर बिना उसे बात किए उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। सुबह यह मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस एक्शन में आती है और सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर वहां से चली जाती है। इसी शहर में हमारा हीरो गौतम भी रहता है जो देख नहीं सकता, मगर उसे दामिनी नाम के एक रेडियो जॉकी को सुनना काफ़ी पसंद था और वो अक्सर उसका शो सुनता रहता था। दामिनी को सुनते सुनते गौतम को उससे प्यार होगा, लेकिन अभी तक ये सिर्फ वन साइडेड लव था। गौतम को अच्छी तरह से मालूम होता है कि दामिनी कब किस समय दामिनी कहाँ जाने वाली है और आगे क्या करेंगी, इसलिए वो अपने दोस्त राजनायकम की मदद से उसको फॉलो करते रहता है। इसी दौरान दामिनी को फॉलो करते करते वो लोग एक शादी में पहुंच जाते हैं। गौतम गाना गाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता है। थोड़ी देर में वो दामिनी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन दामिनी उसके प्रपोजल को शुरुआत में टुकड़ा देती है। पर गौतम के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद दामिनी उसे कहती है कि कल मैं एक जगह पर जाने वाली हूँ, अगर तुम उस जगह का पता करके वहाँ मुझसे मिल गए तो मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूँगी, साथ ही मान लूँगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। साथ ही उसे हिंट देते हुए वो गौतम को कल के प्रोग्राम ध्यान से सुनने को बोलती है। अगले दिन गौतम ध्यान से पूरे दिन रेडियो पर दामिनी का प्रोग्राम सुनता रहता है। दूसरी तरफ दामिनी रात के समय गौतम का एक रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि गौतम जरूर आएगा, मगर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी गौतम नहीं आता और उसके बदले वो साइको किलर वहाँ आ जाता है जो दामिनी के चेहरे पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले दामिनी गौतम को वहाँ आते हुए देख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। गौतम दामिनी के पास आता है, उसके परफ्यूम की खुशबू सुन लेता है। गौतम दामिनी को आवाज़ लगाते हुए बेंच की तरफ बढ़ता जाता है। मगर दिमाग से शातिर साइको किलर बड़े ही शांति से दामिनी को अपने कंधे पर उठाकर गौतम के सामने से निकल जाता है। ये सीन सुनने में जितना अच्छा लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा कॉन्चरिंग एक्सपीरियंस देने वाला है। खैर गौतम को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला लेता है और जो वो बताते हुए कहता है कि दामिनी को उसी साइको किलर ने अगवा कर लिया है। वही वो साइको किलर दामिनी को एक बेड पर सुलाकर उसके हाथ पैर काटने को तैयार था, पर तभी उसकी नज़र दामिनी के चेहरे पर जाती है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं था, बल्कि वो उल्टा मुस्कुरा रही थी। किलर उसे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं है। दामिनी उसे बताती है कि आज से ठीक 7 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे जन्मदिन तक अगर मैं गौतम तक नहीं पहुंच पाई तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। ये सुनकर किलर दामिनी को नहीं मारता और उसके चैलेंज को स्वीकार कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद किलर बाहर जाकर एक प्रोस्टिट्यूट को बेहोश करता है और बेहोश करके अपने यहाँ ले आता है। दामिनी की जगह उसके हाथ पैर बांधकर उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। इतना सब करने के बाद किलर दामिनी को कहता है कि जब गौतम तुम्हारी खोज करते हुए यहाँ आएगा तब मैं उसका सर काट के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा और तुम्हारा सर काट कर उसके हाथ में रख दूंगा। अगले दिन किलर प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को बाहर फेंक देता है। जल्दी ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस ऑफिसर मत्तू कमिश्नर को बताता है कि दामिनी के पिता ने कंफर्म किया है कि ये बॉडी दामिनी की नहीं है। बॉडी की इस बात सुनकर गौतम भी वहां पर पहुंच जाता है और स्मेल से वो भी समझ जाता है कि यह दामिनी की नहीं है।
गौतम फौरन सुशीला नाम के एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। जाकर उन्हें बताता है कि दामिनी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर सुशीला बताती है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो किलर जिस भी लड़की को किडनैप करके ले गया है वो उसे मारकर छोड़ता है। फिर दामिनी के केस में ऐसा क्यों अलग हुआ? साइकियाट्रिस्ट गौतम को हौसला देते हुए कहती है कि 1.5 साल से पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, मगर अभी तक उसे नहीं पकड़ पाई। शायद इस बार तुम उसे पकड़ सकते हो। लेकिन फिर भी गौतम पुलिस कमिश्नर के पास जाता है उनसे मदद मांगने के लिए। वहीं पर अकबर नाम का एक कांस्टेबल उसे कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है, जो पहले इस केस पर काम कर चुकी थी। कमला का पता निकालकर गौतम फौरन उसके घर पे पहुंचता है और उसे दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन कमला उसे यहाँ आने से मना कर देती है, साथ ही उसे अनब शनब बोलने लगती है। दरअसल ये एक एक्सीडेंट में कमला ने अपने दोनों हाथ पैर खो दिए थे। इसके बाद वो उस व्हीलचेयर के हवाले हो गई थी। इससे गुस्सा होकर गौतम उसे एक थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी उस प्रोस्टिट्यूट के इलाके में पहुंचकर एक आरोप से पूछताछ करने लगते हैं। वो कहती है कि कल रात रानी अपने कुछ पर्सनल सामान ऑफिस में भूल आई थी, उसे वो अर्जेंट में चाहिए। वो रात में अपना सामान लेने के लिए ऑफिस जा रही थी। रात का टाइम था, इसलिए वहाँ पर कोई भी रिक्शा नहीं मिल रही थी। तब वहाँ पर सामने से एक बड़ी कार आ रही थी, उसमें एक आदमी था। वो आदमी ने उसे लिफ्ट दिया और वो आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई बड़े घर का लड़का होगा। इस तरह की कुछ जानकारी इकट्ठा कर पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है। उसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल के आसपास की है। उसकी 1 या 2 लग्जरी कार भी होंगी। खैर उसी रात कमला अपने माँ के साथ गौतम के घर पहुँच जाती है। इस बार उसने सोच लिया था कि वो गौतम की मदद करेंगी और अब वो एक भी लड़की की जान नहीं जाने देंगे। कमला कहती है कि सबसे पहले हमें इस केस की पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगी, जो कि अभी सीआईडी के पास है, इसलिए हमें वहाँ से सारी जानकारी लानी होगी। दरअसल 1.5 साल पहले वो इस केस पर काम कर चुकी थी, इसी वजह से उसे मालूम था कि सबूत और डिटेल कहाँ पर रखे। कमला की मदद से गौतम सीआईडी के ऑफिस तक पहुंच जाता है। जब गौतम अलमारी खोलने वाला होता है तब एक आदमी पीछे से उसे पकड़ लेता है। तभी मतु अपने घर की चाबी वापस लेने के लिए ऑफिस में आया होता है। मतु को थोड़ा शक होता है, पर वहां कोई नहीं था। मतु के जाने के बाद हमको पता चलता है कि ऑफिस में वो दूसरा इंसान था, वो अकबर था और उसने ही उसको छुपा दिया था। कांस्टेबल अकबर गौतम की मदद करते हुए सभी डिटेल पेपरों की जेरॉक्स कॉपी उसे देता है। खैर डिटेल को घर ले जाकर जब कमला उसे स्टडी करती है तब उसे पता चलता है कि अब कुल मिलाकर 16 लड़कियां गायब हुई है। उनमें से 4 प्रोस्टिट्यूट है और बाकी सभी लड़कियां अपने फील्ड में काफ़ी सक्सेसफुल थी। इसी तरह जो लड़की किडनैप हुई वो दिन दहाड़े रोड से गायब हुई है। गौतम पुलिस की टीम के साथ सभी विक्टिम के घर जाकर किडनैपिंग के बारे में पूछता है। सभी का कहना है कि घर लौटते वक्त रास्ते से उनके बच्चियां गायब हुई थी। ये सारी बातें सुनकर गौतम हर जगह पर जाता है जहाँ पर लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। गौतम नोटिस करता है कि सभी क्राइम सीन पर एक चीज़ कॉमन है, जो कि एक डस्टबिन था, जिससे गौतम और कमला समझ जाते हैं कि जब वो लड़कियां अपने घर वापस जा रही होंगी तो उन्हें डस्टबिन के पास ऐसा कुछ ज़रूर दिखा होगा, जिस वजह से वो वहां पर अपनी गाड़ी रोककर उतरी होंगी। पास ही खेल रहे बच्चों से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि हमारे बच्चे ने रूपा नाम की एक लड़की के हाथ में एक पपी को देखा था। इस बात से गौतम और कमला प्रिडिक्ट करते हैं कि पहले किलर एक क्यूट से पपी को खरीदता होगा और उसे ले जाकर एक डस्टबिन के पास छोड़ देता होगा। फिर जब लड़की पपी को देखकर अपनी गाड़ी रोकती होंगी तो अभी किडनैपर कहता होगा कि ये कुत्ता मेरा है, प्लीज़ इसे लाकर मुझे दे दो। और जैसा ही लड़की उसके पास जाती होगी वो किसी तरह उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता होगा। दूसरे दिन किडनैपर ठीक इसी प्लानिंग से एक नए लड़की को किडनैप करने वाला होता है, मगर वो इसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कमला और गौतम ने ट्विटर पर ट्वीट करके सबको बता दिया था कि जहाँ पर भी कुत्ता दिखे तो उसे दूर ही रहना। इसीलिए लड़की किलर के जाल में नहीं फंसी। ट्वीट का पता चलते ही वो किलर हैकर के पास जाकर वो पोस्ट को डिलीट करने कहता है और काम होने के बाद वो हैकर को भी मार देता है। उसी रात किलर उसी लड़की को भी किडनैप कर देता है जो आज सुबह इससे बच गई थी। किलर उस लड़की को अपने यहाँ लाकर एक बार फिर से मार डालता है, मगर इस बार वो लड़की का सर काटकर उसकी बॉडी लाकर गौतम के बाहर रखकर एक मैसेज भेजता है जिस पर लिखा था एडवांस हैप्पी बर्थडे। गौतम को इस लड़की के शरीर से एक अजीब सी महक आती है, इसलिए वो राजनायकम से कहकर एक सफ़ेद और एक काले पिग को लाने के लिए कहता है। राजनायकम ऐसा ही करता है और वो उसके सामने दोनों पिग लाकर रख देता है।
गौतम कमला को बताता है कि उसे इस लड़की के बॉडी के साथ ही इससे पहले मरने वाली प्रोस्टिट्यूट लड़की से सफ़ेद पिग वाली की स्मेल आ रही थी। वो एक एक करके सभी पिग फार्म हाउस जाकर खोजबीन करने लगते हैं, मगर कोई भी पिग फार्म हाउस में उन्हें ऐसा यंग मालिक दिखाई नहीं देता जो किलर के हुलिया के साथ मैच हो रहा हो। इसी दौरान मत्तू को ये बात पता चल जाती है कि गौतम और उसकी टीम पिग फार्म हाउस जाकर पूछताछ कर रही है, क्योंकि मत्तू ने एक आदमी को गौतम के पीछे लगा रखा था। मत्तू ऐसे ही एक पिग फार्म में जाता है और इत्तेफाक से वो पिग फार्म का मालिक वो किलर होता है जिसे यह अभी तक खोज रहे थे। पुलिस को अपने यहाँ देखकर किलर घबरा जाता है और पुलिस वाले को इंजेक्शन लगाकर वो बेहोश कर देता है। इसके बाद हम पुलिस वाले को उसके कमरे में बंद देखते हैं, जिसमें किलर अपने सभी कारनामों को अंजाम दिया करता था। जब वो किलर वहाँ पर नहीं होता, दामिनी उसको होश में लाकर उसे यहाँ से भागने कहती है, लेकिन मत्तू कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर में वो साइको किलर मत्तू के पास आकर उसे भी मार डालता है। इसी तरह सब पिग फार्म हाउस की जांच करने पर गौतम और उसकी टीम के हाथ कोई सबूत नहीं लगता, लेकिन कमला को पूरा भरोसा था कि इस किलर इन्हीं में से एक किसी पिग फार्म में मौजूद होगा। नतीजा ना मिलने पर बेचारे गौतम काफ़ी दुखी होता है और फैसला करता है कि आज रात वो घर पे अकेला रहेगा। थोड़ी देर बाद साइको किलर की गाड़ी वहाँ पर आ जाती है। गौतम समझ जाता है कि ये किलर की गाड़ी है, इसलिए वो जानबूझकर अपने घर से बाहर निकलता है और अपने हाथ में कैक्टस का पौधा लाकर गाड़ी के पास जाता है। वही दूर खड़ा राजनायकम अपनी गाड़ी से किलर की गाड़ी को फॉलो करने लगता है। दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चेस होती है, तो बके से राजनायकम किलर के हाथों मारा जाता है। किलर राजनायकम के फ़ोन से गौतम को फ़ोन करके बताता है कि दामिनी को उसके जन्मदिन वाले दिन मार दूंगा। गौतम को अगले दिन राजनायकम के बारे में पता चलता है। ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन राजनायकम उसकी आंखें थे, साथ ही एक सच्चा दोस्त भी था। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर गौतम को उसके सामान देते हुए बताता है किलर उसके दाहिने हाथ की छोटी उंगली को काटकर अपने साथ ले गया है। गौतम कमला और उसकी माँ को कहता है कि वो अब और किलर के पीछे नहीं भागेगा। इस बात से कमला काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी हार माननी थी तो मुझे क्यों निकाला अंधेरे से बाहर, क्यों ज़रूरत थी मुझे उम्मीद देने की। सब मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हारे पर भरोसा किया। अगर उस समय मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज ये केस को मैं अकेली सॉल्व कर देती। ये कॉलेज वाली बात सुनकर गौतम कमला सीधा उस कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं जहाँ पर कमला 1.5 साल पहले आई थी। दरअसल यहाँ एक स्टूडेंट का भी मर्डर हुआ था। उसी सिलसिले में कमला यहाँ पर आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक सस्पिशियस आदमी दिखाई देता है जो अपने मुंह को छुपाए बैठा था। कमला और गौतम फौरन प्रिंसिपल से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो इस वीडियो में आपके बगल में बैठा है। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये आदमी कौन था, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो एक लेफ्ट हैंडेड आदमी था, क्योंकि उसने मेरे यहाँ से पॉपकॉर्न भी बाएं हाथ से लिया था। साथ ही पूरा फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। ये सब जानकर गौतम के दिमाग में एक बात अचानक से स्ट्राइक करती है और वो फ़ौरन ही जाकर राजनायकम के सामान की जांच करता है। इससे उसे क्लियर हो जाता है कि किलर के दाहिने हाथ की एक छोटी उंगली नहीं है। दरअसल ये एक सुराग था जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़ गया था। जब किलर गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का माप भी लिया। इसी की मदद से वो अलग अलग कार बनाने वाली कंपनियों से पूछताछ करता है और आखिर में उन्हें सफलता मिल जाती है। एक कार कंपनी वाला बताता है कि आपके बताए अनुसार अंगुलीमार नाम का एक आदमी है जिसके नाम पर एक होटल है और एक पिग फार्म भी है। किलर का पता करते कमला और गौतम पिग फार्म पर पहुंच जाती है, मगर वहां उन्हें पता चलता है कि अंगुलीमार अभी बाहर गया है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर गौतम उसके ऑफिस की जांचबीन करने लगता है। इसी खोज के दौरान गौतम को एक मैप मिलता है जो लाकर वो कमला को दिखाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर से दामिनी को देखते हैं। इस बंद कोठरी में दामिनी को एक औरत दिखती है जो कई सालों से यहाँ पर कैद है। दामिनी के पूछने के बाद वो बताती है कि मेरा नाम रेचल है। रेचल अंगुलीमार की टीचर थी। अंगुलीमार एक अनाथालय में बड़ा हुआ था। बचपन में रेचल ने किलर को सजा दी थी, उसी का बदला आज अंगुलीमार उससे ले रहा है। दूसरी तरफ कमला मैप पर माचिस के तीलियां लगाकर गौतम के लिए मैप को समझने में आसान बना देती है। गौतम भी उस उंगलियों के सहारे मैप को याद कर लेता है। गौतम और कमला ठान लेते हैं कि दोनों जाकर दामिनी को वहां से छुड़ा लेंगे। कमला दिशा बताती है और गौतम ड्राइविंग करता है।
अंगुलीमाल दामिनी को एक जगह लाकर उसे कुर्सी पर बिठा देता है और उसके सामने एक टीचर रैंकर होती है। असल में अंगुलीमाल के बचपन में जो घटना हुई थी उसको वो रिक्रिएट करता है। उसकी टीचर रिचर्ड ने उसे बचपन में एक चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसने उसे सजा दी थी। उस दिन टीचर रोज उसे 60 बार पूरे ग्राउंड का चक्कर लगवाती थी। अंगुलीमाल टीचर के सामने गिड़गिड़ाता था। वो कहता था कि टीचर मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। इस ड्रामे के बाद अंगुलीमाल अब दामिनी को मारने की तैयारी कर रहा था। तभी दामिनी उससे सवाल पूछती है कि जो पुलिस वाले की डेड बॉडी पड़ी थी वो कौन था। इस पर अंगुलीमाल उसे बताता है कि जो मुझे गिरफ्तार करके जेल ले जा रहा था तब उसने मेरे साथ गलत हरकत की थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। गौतम और कमला भी उस जगह पहुंच जाते। उनके अंदर जाते फैक्ट्री के अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाती है। ये जानकर अंगुलीमाल जब गौतम को मारने वाला होता है तभी इलाके की पावर कट हो जाती है। असल में कमला की मां ने इस इलाके की लाइट को कट कर दिया था। अंधेरे में अंगुलीमाल गौतम को ढूंढने लगता है। अंगुलीमाल गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या फिर तुम मुझे मार दो। तभी गौतम सामने आता है और अंगुलीमाल उसके पेट में छुरा मारकर उसे घायल कर देता है। गौतम भी बिजली का झटका देकर अंगुलीमाल को बेहोश कर देता है। उसके बेहोश होते ही गौतम उसके हाथ जंजीरों से बांध देता है। उसके बाद गौतम दामिनी को ढूंढकर उसके पैर खोल देता है और जब ये दोनों यहाँ से भाग रहे होते हैं तब अंगुलीमाल जोर जोर से चिल्लाता है कि टीचर प्लीज़ मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता हूँ। ये सुनकर दामिनी चाबी लाकर उसकी तरफ फेंक देती है। जब अंगुलीमाल चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी टीचर रेचल चाबी को उठाकर निकल देती है। अंगुलीमाल उसके पास जाकर उसके पेट फाड़कर खुद को जंजीरों से आज़ाद कर देता है। जब तक वो भागकर बाहर आता तब तक दामिनी, गौतम और कमला वहाँ से जा चुके थे। दूसरे दिन पुलिस दामिनी को प्रेस के सामने बिठा देते हैं। दामिनी से पूछताछ करने पर वह अपने बयान देती है, मुझे उस व्यक्ति में कोई भी साइको किलर नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे तो एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसे सबने अकेला छोड़ दिया था और उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया गया। अगर मैं उसकी माँ या फिर उसकी बहन होती तो शायद उसे इतना प्यार मिलता कि वो कभी साइको किलर नहीं बनता। इस तरह से अपना बयान शो करती है। ये इंटरव्यू अंगुलीमाल भी देख रहा था। वो समझ जाता है कि आप जाकर किसी ने उसे समझाए, किसी ने मुझे प्यार की नज़रों से देखा है। अभी अपनी गलती को हार मानकर अंगुलीमाल एक ऊंचे पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।